हाय, मैं हूं अमित सर फ्रॉम चंदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगंज प्रतापगढ़। माय डियर फ्रेंड्स, इन 8 पार्ट्स की सीरीज में ना आज हम लोगों का 4th डे हाइपोथेटिकल है और मुझे अंदर से फील हो रहा है कि आप सभी ने पिछले 3 पार्ट्स को देख लिए होंगे और सीखने और बोलने का प्रयास कर रहे होंगे। देखिए, अंग्रेजी सीखना कठिन नहीं है बल्कि बहुत आसान है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी हिंदी इतनी अच्छी क्यों है, जबकि हिंदी जो है वो इंग्लिश से भी कठिन है, फिर भी हम हिंदी को इतने अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और वहीं पे सोचते हैं कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे वर्ल्ड में इंसान कुछ भी कर सकता है, बस करने की चेष्टा होनी चाहिए। तो ये अंग्रेजी तो कुछ भी नहीं है, इसको तो हम चुटकियों में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आप सभी से एक बात पूछता हूँ, आप सभी एक बात बताइए कि जब कोई फॉरेनर आपके सामने खड़ा होता है और आपसे बात करना शुरू होता है तो आप उसे देख के कहते हो कि वाओ, व्हाट अ इंग्लिश ही इज स्पीकिंग। बट जब आप फॉरेनर के सामने बात करते हो तो फॉरेनर आपको देख के कहता है कि वाओ, व्हाट अ हिंदी ही इज स्पीकिंग। क्यों, ऐसा क्यों होता है, आप सब बताओ मुझे। क्योंकि जो फॉरेनर होता है ना, वो बचपन से ही उसने अपने जीवन का अगर पहला शब्द भी बोला है ना तो उसने इंग्लिश का बोला है और उसी को बोलते बोलते वो पला बड़ा है, बड़ा हुआ है, इसलिए उसकी इंग्लिश इतनी आसान होती है। और आपने अगर अपने जीवन का पहला शब्द बोला है ना तो आपने हिंदी का बोला है और हिंदी को आप बोलते बोलते आप पले बड़े हुए हो, इसलिए उसके लिए इंग्लिश बहुत आसान होती है और आपके लिए हिंदी बहुत आसान होती है। तो बच्चे किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, किसी चीज से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको जो है सीखने की कोशिश करनी चाहिए। होल वर्ल्ड में आप सब कुछ कर सकते हो। तो आइए हम सभी एकजुट होकर अंग्रेजी को आसान बनाते हैं और उसको बोलने का, पढ़ने का, समझने का और सीखने का प्रयास करते हैं और इस पूरे भारत देश में अंग्रेजी की एक क्रांति लाते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था क्वालिटी, सेकेंड में पढ़ा हैबिट, थर्ड में पढ़ा कंप्लेशन और आज 4th पार्ट है, इसमें हम लोगों को हाइपोथेटिकल के बारे में पढ़ना है। बट हाइपोथेटिकल को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप सभी तैयार हैं इसको पढ़ने के लिए? यस, बिल्कुल तैयार हैं। तो आज की नई क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं हाइपोथेटिकल। बट इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि इस पूरे दुनिया में कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, तूफान जैसा ही सेंटेंस क्यों ना हो, उसको हम सिर्फ 3 टाइम्स में ही बोलेंगे, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर, और कोई चौथा होता ही नहीं है। और अगर हो तो आप मुझे बताना, कोई होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि कोई चौथा और हो। सिर्फ 3 टाइम्स में हम बात करेंगे, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। तो आइए आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं और हाइपोथेटिकल सीखते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है बच्चे परिकल्पना करना। ध्यान से सुनना, हाइपोथेटिकल का मतलब परिकल्पना करना, कल्पना करना। जैसे यदि मैं राजा होता तो वह मेरी रानी होती, यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता, यदि तुम पढ़े होते तो परीक्षा पास कर गए होते। तो काल्पनिक बातें होती हैं, कल्पना करना होता है, और कल्पना करने के लिए हमको शुरू में यदि या अगर लगाना ही पड़ेगा, और इसको इंग्लिश में हम इफ क्लाउज बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं इफ क्लाउज। इफ क्लाउज जो होता है, इसमें भी हमको 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। उसमें है पहला फर्स्ट कंडीशन, दूसरा सेकंड कंडीशन और तीसरा थर्ड कंडीशन। बच्चे, ये फर्स्ट कंडीशन में पढ़ना है, सेकंड कंडीशन में पढ़ना है और थर्ड कंडीशन में पढ़ना है। तो यहां पे जो ये फर्स्ट कंडीशन है, इसका मतलब क्या है? यदि पहला क्लाउज इफ से शुरू होगा, यदि पहला क्लाउज इफ से शुरू होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो आने वाले क्लाउज में विल या शैल का प्रयोग होगा। देखो, इसको लिखो, इसको लिखना है कॉपी पेपर निकाल के। जब आप अमित सर की क्लास में पढ़ो ना तो कॉपी पेपर निकाल के लिखो
क्योंकि जब लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, और याद नहीं होगा तो अंग्रेजी थोड़ी आसान होगी। तो मैंने क्या कहा, सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि यदि पहला क्लाउज इफ से शुरू होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो आने वाले क्लाउज में विल या शैल का प्रयोग होगा। सेकंड कंडीशन का मतलब है कि यदि पहला क्लाउज इफ से शुरू होगा और सिंपल पास्ट टेंस होगा तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस V1 का प्रयोग होगा। थर्ड कंडीशन का मतलब है कि यदि पहला क्लाउज इफ से शुरू होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि यदि पहला क्लाउज इफ से शुरू होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। एक एक को लिख के समझाता हूं, पढ़ाता हूं और आप सभी सीखने का प्रयास करिए। बट आप सभी बोर मत होइए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, हाई स्कूल, इंटर, कुछ भी हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए और सीखने का प्रयास करिए। सिखा के छोड़ूंगा, वादा किया है तो निभा के रहूंगा। आप सभी ध्यान दीजिए, इस क्लाउज में मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, फिर दूसरे क्लाउज में लिया सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस अदर। देखिए इसका जो दोनों का सेंस है वो फ्यूचर है, दोनों का सेंस फ्यूचर है। ध्यान दीजिए, एक हिंदी के सेंटेंस में 2 बार फ्यूचर आ सकता है, 2 बार गागी गया आ सकता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में 2 बार विल या शैल कभी नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक हिंदी के सेंटेंस में 2 बार फ्यूचर यानी 2 बार गागी गया आ सकता है, लेकिन किसी इंग्लिश सेंटेंस में 2 बार विल या शैल कभी नहीं आएगा। यदि पहले वाले क्लाउज में विल या शैल दिया है तो दूसरे क्लाउज में विल या शैल कभी नहीं होगा। इसको माइंड में फीड कर लीजिए और बैठा लीजिए कि अगर पहले वाले क्लाउज में विल या शैल दिया है तो दूसरे वाले क्लाउज में विल या शैल कभी नहीं होगा। इफ वाले क्लाउज में विल या शैल कभी नहीं आता है। इफ वाला जो क्लाउज होगा उसमें विल या शैल का प्रयोग कभी नहीं करना है, तो इसको ध्यान देना है। अब देखिए, जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिया कि यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप जल्दी जल्दी में इसका ट्रांसलेशन क्या कर जाओगे, इसको कैसे कर दोगे, करोगे आप इफ यू विल गिव मी ब्लड, और उसके बाद तो की अंग्रेजी लगाओगे देन, फिर लिखोगे आई will give you freedom, I will give you freedom। आप इसको कर जाओगे, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट। मैंने अभी अभी बताया कि यदि हिंदी वाले सेंटेंस में 2 बार फ्यूचर आ सकता है, हिंदी का सेंटेंस 2 बार गागी गया आ सकता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में 2 बार विल या शैल कभी नहीं आएगा। हमने यही बताया। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, उल्टा उल्टा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। सही कॉन्सेप्ट क्या है, इसको करना है। देखिए यहां पे इफ, यदि का इफ, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, हमने लिखा यू, फिर वर्ब क्या है देना, इफ यू गिव। अब या तो V1 होगा या तो V5 होगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, हमने बताया था। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। तो इफ यू गिव मी ब्लड, उसके बाद यहाँ पे कॉमा से तो की मीनिंग फाइंड हो जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं, आई,
फिर आई के साथ यहाँ पे आप शैल, आई शैल गिव यू फ्रीडम, आई शैल गिव यू फ्रीडम। यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इफ यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। जैसे और सेंटेंस लिया कि यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। इफ यू गो टू आगरा, इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। यदि तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे। इफ यहां पे लिखो इफ यू गो टू दिल्ली यू विल सी द रेड फोर्ट। तो ऐसे बनाने हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया, एक सेंटेंस बताया, और भाई मैं आपको कितना बताऊंगा, कितना लिखूंगा। मैंने एक बताया, आपको घर बैठे 1000 बनाना है। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन की बात। सेकंड कंडीशन में क्या है कि वहां पे मैंने अभी आपको बताया था कि यदि इफ वाले क्लाउज में सिंपल पास्ट टेंस होगा, यदि इफ वाले क्लाउज में सिंपल पास्ट टेंस होगा तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। यदि इफ वाले क्लाउज सिंपल पास्ट टेंस होगा तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस V1 का प्रयोग होगा। अब जैसे मैंने सेंटेंस यहां पे लिया कि यदि तुम आगरा जाते, यदि तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। यदि तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। यहां पे देखो जाते, ते आई ए जब आता है तो पास्ट टेंस होता है, सबको पता है। यहां पे भी ताकि आई ए आया, पास्ट टेंस हुआ। तो यहां पे सेंटेंस है यदि तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। तो मैंने अभी बताया, रूल में बताया सेकंड कंडीशन के, यदि इफ वाले क्लाउज, इफ वाला क्लाउज सिंपल पास्ट टेंस होगा तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे इफ, यदि का मीनिंग इफ। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम मीन्स यू, वर्ब V2 लगेगा, जाना, जाना यानी गो, V2 क्या हो जाएगा वेंट। इफ यू वेंट टू आगरा। अब तो भी मीन, तो में कामा लगा के काम चल जाएगा। तो ताजमहल देखते, कौन देखता, तो ताजमहल कौन देखता, तुम। यहां पे देखो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कहा किसके लिए जा रहा है, तुम के लिए। तो यहां पे है नहीं, समझने के लिए रख देते हैं, तुम आगरा देखते। तो हो गया यहां पे यू वुड V1 देखना यानी सी द ताजमहल। इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी द ताजमहल। यदि तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाता। इफ यू केम टू मी, इफ यू केम टू मी, उसके बाद आई वुड टीच यू इंग्लिश। इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू इंग्लिश। यदि तुम मुझे खून देते तो मैं तुम्हें आजादी देता। इफ यू गेव मी ब्लड आई वुड गिव यू फ्रीडम। यदि तुम मुझे खून देते तो मैं तुम्हें आजादी देता। आपको इसी पे बनाना है, एक एक सेंटेंस आपको ऐसा राइट करके बनाना है। मैं कितना बताऊंगा, कितना समझाऊंगा, कितना लिखाऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे। तो आपको मैं एक बता रहा हूँ, आपको 1000 बनाने हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि तुम मुझे खून देते तो मैं तुम्हें आजादी देता। इफ यू गेव मी ब्लड आई वुड गिव यू फ्रीडम। तो ऐसे बनाना है। यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेस टू स्टे एट योर होम। घर पे बैठकर बहुत सारे सेंटेंस बनाना है। तो आइए इसका जो थर्ड कंडीशन होता है उसको सीखने का प्रयास करते हैं। थर्ड वाले कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया था कि यदि इफ वाले क्लाउज में सिंपल पास्ट टेंस होगा तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस हैड प्लस B3 का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा था कि यदि इफ वाले क्लाउज में सिंपल पास्ट टेंस होगा तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस B3 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इन तीनों में अंतर क्या है। ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, तीनों में क्या अंतर है।
पहले वाले कंडीशन में हमने कहा था यदि तुम आगरा आओगे तो ताजमहल देखोगे, यानी बात आने वाली है, भविष्य की बातें की जा रही है। दूसरे वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया कि यदि तुम आगरा आते तो ताजमहल देखते, ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं। तीसरे वाले में हमने आपको बताया कि यदि तुम आगरा आए हुए होते तो ताजमहल देखते। यहां पे मोर पास्ट की बात की जा रही है, यदि तुम आए होते, आगरा आए होते तो ताजमहल देखे होते, मोर पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने लिखा सेंटेंस, यदि तुम आगरा आए होते तो तुम ताजमहल देखे होते। यहां पे मोर पास्ट की बात की जा रही है बच्चे। तो हमने कहा यहां पे यदि तुम आगरा आए होते तो ताजमहल देखे होते। यहां पे यदि यानी इफ, सब्जेक्ट क्या है तुम यानी यू, और जब मोर पास्ट की बात की जाएगी ना तो वहां पे आपको हैड लगाना है, वो आपका जो होगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो हो गया यू हैड, V3 वर्ब क्या है आना यानी कम, इसका थर्ड फॉर्म भी कम। इफ यू हैड कम टू आगरा, तो के लिए यहां पे कॉमा लगा देना है। फिर इसके बाद तुम ताजमहल देखे होते, सब्जेक्ट तुम यानी यू, उसके बाद उड है, मोर पास्ट में क्या लगाना है उड है, और प्लस V3 वर्ब क्या है देखना यानी सी, इसका थर्ड फॉर्म सी, यू वुड हैव सीन द ताजमहल, द ताजमहल। यदि तुम आगरा आए होते तो तुम ताजमहल देखे होते। इफ यू हैड कम टू आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल। इफ यू हैड कम टू आगरा यू वुड सीन द ताजमहल। यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाया होता। इफ यू हैड कम टू मी, इफ यू हैड कम टू मी I would have taught you English, I would have taught you English। यदि तुम मुझे खून दिए होते तो मैं तुम्हें आजादी दिया होता। If you had given me blood, I would have given you freedom। तो ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं और सीखना है और प्रयास करना है। तो आइए इफ वाले क्लाउज में हम आपको एक रूल और सिखाते हैं। हमने स्ट्रक्चर लिया इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या कोई अदर वर्ड। यहां पे जरूरत पड़े तो आप आर्टिकल भी ले सकते हो। यहां पे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर। अब देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं बोलता। यदि मैं राजा होता तो वह मेरी रानी होती। यदि मैं वहां जाता तो ऐसा कर देता। जैसे देखिए लिख के बताता हूं, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं बोलता। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं बोलता। अब देखिए यदि यानी इफ, सब्जेक्ट यानी मैं आई, इसके बाद यहां पे वर्ब आई वर्ब, तुम्हारी जगह यानी इन प्लेस ऑफ यू, इन प्लेस ऑफ यू। अब यहां पे देखिए जो वर्ब लगा है वर्ब से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने अभी तक आई के साथ वॉज पढ़ा है पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट टेंस में, लेकिन यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो वर्ब यहाँ पे कल्पना को प्रदर्शित कर रहा है, कल्पना को दिखा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इफ आई वर्क इन प्लेस ऑफ यू, और तो के लिए कामा लगा दो, उसके बाद मैं यानी आई, उसके बाद वुड, सेकेंड क्लाउज में क्या होगा वुड, आई वुड नॉट से सो मीन्स ऐसा, आई वुड नॉट से सो। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं बोलता। इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू आई वुड नॉट से सो। यहाँ पे वुड के बाद आपको नॉट लगा देना है, अगर
अगर नेगेटिव है तो। अब जैसे मैंने कहा यदि मैं राजा होता तो वह मेरी रानी होती। इफ आई वर ए किंग, अब यहाँ पे नाउन है किंग तो यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा। इफ आई वर ए किंग, वह मेरी रानी होती। शी वुड माई क्वीन, शी वुड माई क्वीन, यदि मैं राजा होता तो वह मेरी रानी होती। यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता। इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस इसके भी बनाने हैं और सीखना है। अब यहाँ पे हाइपोथेटिकल में हम एक और यूज लेते हैं। एक शब्द होता है मानो की। यदि आपको मानो की से सेंटेंस बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे कि वह घूमता है मानो की आवारा हो, वह चलता है मानो की डॉन हो, वह दहाड़ता है मानो की शेर हो, वह बोलता है मानो की नेता हो, वह डांस करती है मानो की हीरोइन हो। तो ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मानो की जो वर्ड होता है उसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एज इफ, और एज इफ का मतलब होता है मानो की या जैसे कि। अब मानो की या जैसे कि से अंग्रेजी बोलनी होगी तो आप कैसे बोलोगे? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्ट्रक्चर। देखिए अंग्रेजी में स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपको एक बार स्ट्रक्चर मिल गया ना, यदि आपने अगर एक बार स्ट्रक्चर को फोकस कर लिया ना तो अंग्रेजी तो ऐसे चुटकियों में आ जाएगी मेरे भाई। तो स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्ट्रक्चर है, इसको देखिए थोड़ा हम नीचे लिखते हैं। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड प्लस एज इफ प्लस। अब देखिए इसमें दो क्लास बनेंगे, दो क्लास बनेगा। एक बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। अगर जरूरत पड़े तो यहां पे आर्टिकल ले सकते हैं। दूसरा क्लास बनेगा सब्जेक्ट प्लस फूड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए यहां पे एक क्लाउज में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड, और दूसरे में है सब्जेक्ट वुड V1 और अदर वर्ड। इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या है? तो ये डिफरेंट है कि यदि आपको क्लाउज में सेकंड वाले क्लाउज में नाउन मिलेगा तो आपका ये वाला काम करेगा वर्ब लगाना है, और अगर आपको वर्ब मिलेगी तो आपको वुड लगाना है, दूसरा वाला क्लाउज काम करेगा। जैसे मैंने यहां पे सेंटेंस लिया कि वह बोलता है मानो की नेता हो, मानो की नेता हो, वह बोलता है मानो की नेता हो। अब आप सभी बताइए क्या ये कल्पना नहीं है? ये कल्पना है ना। वह बोलता है मानो की नेता हो, मीन्स वो नेता है नहीं, अभी वो नेता इस समय नहीं है, वो बोलता है। ही इज नॉट ए लीडर राइट नाउ, ही इज स्पीकिंग लाइक। वह नेता नहीं है राइट नाउ, ही इज नॉट अ लीडर, ओनली ही इज स्पीकिंग लाइक। वह बोलता है मानो की नेता। तो यहां पे वह बोलता है मीन्स ही स्पीक्स, ही स्पीक्स मानो की यानी एज इफ मानो की नेता हो। नेता कौन? वह नेता हो यानी ही। अब यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन है तो आपका फर्स्ट क्लास क्लाउज काम करेगा, तो हो जाएगा ही वर ए लीडर, ही वर ए लीडर। वह बोलता है मानो की नेता हो, ही स्पीक्स एज इफ ही वर ए लीडर। अब यहाँ पे आपको जब सेकंड वाले क्लाउज में आपकी वर्ब आएगी तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे मैंने कहा यहां पे कि वह बोलता है मानो कि वह कुछ नहीं जानता, वह बोलता है मानो कि वह कुछ नहीं जानता। अब यहां मानो के प्लेस पे आप जैसे कि भी लिख सकते हो।
तो आपका हो जाएगा वह बोलता है जैसे कि वह कुछ नहीं जानता। तो देखिए यहाँ पे जानता, यहाँ पे वर्ब है, और जब वर्ब आएगी तो आपको सेकंड क्लाउज यानी वुड लगाना है, और जब नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो आपका फर्स्ट क्लाउज में आपको यहाँ पे लगाना है नाउन। तो हमने कहा वह बोलता है, ही स्पीक्स, वह बोलता है ही स्पीक्स, मानो कि यानी एज इफ, वह कुछ नहीं जानता यानी ही वुड नो नथिंग, ही वुड नो नथिंग। वह बोलता है मानो कि वह कुछ नहीं जानता, ही स्पीक्स एज इफ ही वुड नो नथिंग। इसी तरह से आपको और भी सेंटेंसेस बनाने हैं और करना है। ध्यान रहे कि जब यहाँ पे वर्ब होगी तो आपको वुड लगाना है, और जब आपका नाउन या एडजेक्टिव होगा तो आपको वर्ब लगाना है मानो की के लिए। इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस घर पे बैठ के लगाना है। अरे भाई क्या दिक्कत है, आपको स्ट्रक्चर मिल गया, पूरा कॉन्सेप्ट मिल गया, आपको हमने इतना इफ क्लाउज का पढ़ाया, मानो की का पढ़ाया, आपके पास इतना स्ट्रक्चर है, आप घर पे बैठ के बनाओ ना, फ्री ही तो अभी क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है, बनाइए घर पे बैठ के, अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पे ये रहा हाइपोथेटिकल का पूरा विवरण, और हाइपोथेटिकल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और घर पे आपको इसको तैयार करना है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक इम्फैटिक के साथ, जो कि आपका 5th पार्ट है, उसमें हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग घर पे बैठे रहिए, सेफ रहिए, घर पे बैठिए, घूमिए मत, और हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।